नमस्कार, मैं हूं रातुल बेजलवान। आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति के औचित्य पर विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए हमारे शिक्षा में आवश्यक है शिक्षा के साथ शोध और अनुसंधान, ताकि उनमें बहुआयामी प्रतिभाओं को विकसित करके आत्मनिर्भरता की ओर उन्हें अग्रसर किया जा सके। किंतु साथ ही साथ शिक्षा नीति में बदलाव भी आवश्यक है। इसीलिए 1968 और 86 के बाद नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई। जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। मई 2019 में इसका मसौदा तैयार कर कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी शिक्षा नीति को मिली। नई शिक्षा नीति की जो विशेषता है, इसके जो उद्देश्य हैं, समग्र और विषयक, बहुविषयक, यानी कि भावात्मक, सामाजिक, शारीरिक सभी क्षमताओं को विकसित करके छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। इसके तहत कुल जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति के लिए रखा गया है, जो कि केंद्र और राज्य के सहयोग से होगा। नई शिक्षा नीति क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, कैसे इसको अमल में लाएंगे, इन्हीं जानकारियों के लिए आइए चर्चा में शामिल होते हैं। हमारे साथ हैं श्री रणवीर सिंह जी, क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, देहरादून संभाग। नमस्कार। श्रीमती रचना देव, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ओएफ देहरादून। और श्री संजय कुमार, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी सीमाद्वार, देहरादून। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के बारे में क्या संबोधन दिया। मैं अपने प्रोड्यूसर श्री शिवराम सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री जी की बाइट चलाएं। देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं, और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। हम देख रहे थे प्रधानमंत्री जी का नई शिक्षा नीति पर संबोधन। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, शिक्षा का जो दायित्व है वो समाज के प्रति भी है। तो जो नई शिक्षा नीति है, रणवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो सामाजिक चेतना जगाने में और एक सकारात्मक प्रभाव डालने में किस प्रकार से सहयोग करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, अगर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं आपसे माध्यम से देवभूमि के जनमानस को और पूरी हमारे समाज को यही कहना चाहूँगा कि 1948 में जो शुरुआत हुई थी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की देश की आज़ादी के बाद, 1968 में फिर एक नीति के तौर पर आई, फिर 1986 में, और फिर 1992 में थोड़े से बदलाव आए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं था, और फिर 2020 में। तो हम मान के चलते हैं कि जो 34 साल के बाद, 34 साल के एक बड़े अंतराल के बाद इस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो ज़रूरत पड़ी, वो समाज की इस हालात को देखते हुए कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है और हम परंपराओं से और अपनी लोक संस्कृति से और इस देश की जो
ऋग्वेद से लेकर और अब तक की जो हमारी व्यवस्था है, सारी उस व्यवस्था से क्यों हमारा जुड़ाव खत्म हो रहा है, क्यों हम उससे दूर हो रहे हैं, इसके लिए ये बहुत बेहतरीन दस्तावेज के तौर पर, बेहतरीन व्यवस्था के तौर पर सरकार ने लाया। और सरकार को, और मैं शिक्षा नीति के प्रमुख कस्तूरी रंगन साहब को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद भी दूंगा बतौर क्षेत्रीय अधिकारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देहरादून के, कि इस शिक्षा नीति में जिस तरह का समायोजन किया गया है उसमें हर उस तबके को लेके चल रहे हैं और उस गांव की उस दूरस्थ व्यवस्था को भी, जो व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और शिक्षा की उस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, जिसमें कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जी और एक निपुण भारत, उस सब को एक समाहित करते हुए उस व्यवस्था में हर देश के, हर उस देश के नागरिक की सहभागिता हो, जिसके लिए कि उसकी ज़रूरतें हैं और जिसके लिए वो अपने जीने के लिए उस पदयात्रा में शामिल हो रहा है और अपने जीवन को बेहतर बनाए और गांव से लेकर, समाज से लेकर अपने राज्य और देश के प्रति भी सोचे। इसलिए जो है इसमें ये लोक विद्या, लोक संस्कृति और लोक कला और साथ साथ संस्कार और सभ्यता और संस्कृति का जो सारा समावेश किया गया है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण नीति बनकर आई है और इसको अक्षर से पालन करना इस देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं अभी इस नीति के साथ साथ NCF 2021 अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अभी होने जा रहा है और साथ साथ इसमें जितनी हमारे सब खामियां थी पिछली, उस सब को दूर करने की जो इसमें लाई गई सारी चीज़ों को, और इसमें चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, जो 10+2 का जो स्टेटस था उसको 5+3+3+4 में जो बदला गया है और फिर हायर एजुकेशन में जो बच्चा जाएगा और हायर एजुकेशन में जो उसका सर्वांगीण विकास जब निचले स्तर से ही होता चला जाएगा, तो उसकी परिकल्पना हम इस तरह से देखते हैं कि एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो पूरी होगी। दूसरा जो हमारा खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया और फिर संपूर्ण भारत में मेक इन इंडिया की जो बात आएगी तो उसको ये मजबूती मिलेगी और ये बहुत ही बेहतरीन हमारे पास व्यवस्था आई है। और शिक्षा के उस आयाम को पूरे विश्व भर में, वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को विकसित करना और पूरे विश्व भर में एक विश्व गुरु की जो कल्पना हमारे देश के प्रमुख लेके आए हैं तो वो साकार होगी जी। यानी कि भावनात्मक हम लगाव रखें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखें जी। रचना जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जब शिक्षा नीति चल रही थी तो इस तरह से क्रांतिकारी बदलाव, जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हमारी फर्स्ट जो पॉलिसी थी 1968 की और उसके बाद फिर 1986 की सेकंड पॉलिसी आई थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा पड़ाव आया था ना, जब हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए थे 2009 में, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उस समय कुछ गोल्स एनविसेज किए गए थे लर्निंग आउटकम्स के लिए, लेकिन हम लोगों ने पाया कि उन गोल्स को अचीव करने में हम लोग उतना सफल नहीं हो पाए हैं। एक बहुत ही बड़ा लर्निंग गैप आ गया और जिसको हम लर्निंग क्राइसिस कहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग का जिसे क्राइसिस कहा जाएगा। और जो ग्रॉस एनरोलमेंट है वो तो 100% हो ही नहीं पा रहा है, ड्रॉप आउट रेट काफ़ी बढ़ा। तो कुछ तो कारण ये थे और बाकी ये थे कि हमारा जो नॉलेज का लैंडस्केप है वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, इतने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, बिग मशीन डाटा है और इसके अलावा बहुत सारे अनस्किल्ड जॉब्स आज के डेट में ऐसे हैं जिनको कि मशीन्स टेक ओवर करने को तैयार हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या था कि हम पोल्यूशन के लिए चिंतित थे, पॉपुलेशन के लिए चिंतित थे, रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रही हैं, उनके बारे में बात हो रही थी और ये इस पर मंथन चल ही रहा था कि हम लोग दुनिया की जो एनर्जी की जो डिमांड्स हैं या खाने की डिमांड है, पानी की डिमांड है, गार्बेज डिस्पोजल है, इसको हम कैसे मीट आउट करेंगे। तब तक हमारे ऊपर पैंडेमिक का ऑनस्लॉट हो जाता है। पैंडेमिक अपने साथ क्या क्या लेकर आई, हमें डिजीज़ मैनेजमेंट करना पड़ा, हमें वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट करना पड़ा। इन सारे कामों को करने के लिए और फिर एम्प्लॉयमेंट का जो लैंडस्केप चेंज होने लगा, तो अब ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि केवल बच्चे लर्न करें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे मस्ट लर्न हाउ टू लर्न एंड व्हाट टू लर्न। अब इसमें उन लोगों को एक साधारण शिक्षा नीति से काम नहीं चलेगा क्योंकि इतनी मल्टीफेसेटेड दुनिया हो चुकी है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात भी, इसके बच्चे एक्सपीरियंस करें, एक्सपेरिमेंट करें और लर्न करें। डिस्कवरी बेस्ड, इंक्वायरी ओरिएंटेड, इस तरह की शिक्षा नीति की बात
अब हुई, इंक्लूसिव हमारा पैटर्न हो, हमारे जो बच्चे हैं वो केवल पढ़ाई ही नहीं करें, इसके साथ साथ जैसे जो त्रासदी अभी हम लोगों ने झेली है उसके साथ वो अच्छे ह्यूमन बींग्स भी बने। अभी रणबीर सर बता रहे थे कि हमारी परंपराओं को भी जीवित रखना है, तो जो एक ह्यूमन बींग या जिस बच्चे का जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट हो, उसको अपना जो शैक्षिक ज्ञान है वो तो हो, उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा इंसान हो, उसके अंदर कंपैशन हो, उसके अंदर एम्पैथी हो, लोगों के साथ कोऑपरेट करके समाज के साथ चल सके, कैपेबल अपने डिसीजंस लेने के लिए। इसके लिए इस रेवोल्यूशनरी चेंज की ज़रूरत थी और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारी जो शिक्षा नीति है हम लोग अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, थोड़ी मेहनत इसके साथ कर पाएंगे, तो हम लोग अपने उद्देश्यों में ज़रूर सक्षम हो पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो उद्बोधन में पहले भी कहा है कि कैसे सोचें, क्या सोचें के बजाय कैसे सोचें, अपने पैशन को कैसे फॉलो करें, अपनी जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं उनसे कैसे जोड़ें, उसको व्यवहार में कैसे अमल में लाएं। संजय जी, मैं आपसे ये प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो NEP है, नई शिक्षा नीति, इसका विजन क्या है, इसकी प्रमुख बातें क्या हैं? NEP 2020 के विजन की जब हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, जिसका कि बुनियादी ओपनिंग सेंटेंस कहता था द चाइल्ड इज़ अ नेचुरल लर्नर। जी 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, जिसने प्रस्तावित किया कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इज़ अ फंडामेंटल राइट की बात की। मैं इस मोड़ पे एक डॉक्टर मारमर मुखोपाध्याय जी का बहुत अच्छा एक वचन कोट करना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि आज के समय में क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और NEP 2020 बात लेके आई है हाई क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे जो थोड़ा पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं या सोशियो कल्चरल डिसएडवांटेज अगर वर्ग ऐसा है तो उनको कुछ थोड़ा ज़्यादा, कुछ हैंड होल्डिंग तरीका, ताकि वे बराबर दौड़ में शामिल हो सकें। उसका विजन है एक वाइब्रेंट सोसाइटी को डेवलप करने की, जिसमें कि न्यूमरेसी हो, फंक्शनल लिटरेसी हो, स्किलिंग हो, वैल्यू ओरिएंटेड हो। आज समाज में ये सब की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और मुझे आशा है कि जैसा कि हम सभी लोग मान रहे हैं, कि मेरा तो मानना है कि इसके जो दो पहिए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, इस साइकिल पे अगर देश एक बार सवार हो जाता है तो 10-15 साल में जो 2040 में उम्मीद हम कर रहे हैं कि ये विजन साकार होगा, निश्चित तौर पे दिस इज गोइंग टू हैपन। जी संजय जी, अभी यहीं से शुरू करते हैं कि ECCE जी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या जो बाल्यापन की जो शिक्षा है, उसको नई शिक्षा नीति के हिसाब से किस प्रकार से हम क्रियान्वित कर सकते हैं? देखिए ECC के बारे में, जैसा कि एक इट्स एन एक्रोनिम, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के संदर्भ में, अभी तक की जो विद्यालय व्यवस्था थी 12 साल की स्कूलिंग थी, इसमें 3 साल अब बढ़ गए हैं, अब ये 15 साल की हो गई है। इस 15 साल में जो सबसे एक बुनियादी एक बेस है वो है फाउंडेशनल लर्निंग, जिसमें कि शुरुआती 3 साल दिए जाएंगे प्री स्कूलिंग में, जहाँ की बाल वाटिका, आंगनवाड़ी इत्यादि से वहाँ बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा शिक्षा प्रणाली से। उसके बाद उसी का दूसरा हिस्सा आ जाता है क्लासेस 1-2, ये बन जाते हैं हमारे फाउंडेशनल लर्निंग के। और इसमें जो आता है, इसमें हम बेसिकली एक्टिविटी ओरिएंटेड, जॉयफुल लर्निंग, इस पर कहीं जोर देंगे। इसके बाद दूसरा चरण आता है वो है प्रिपरेटरी, जिसमें कि क्लासेस 3, 4, 5 ये आते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड आ जाता है, डिस्कवरी आ जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं हम मिडिल स्कूल। रोकना चाहूँगा, जैसे इसमें कहा गया कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा की बात की गई है। बिल्कुल, बच्चे मातृभाषा में अच्छा सीखते हैं और जो क्षेत्रीय भाषा उसमें अच्छा सीखते हैं, उनको अच्छा समझ में आता है। तो इसके लिए किस प्रकार से योजना बनाई जा सकती है? इसके लिए योजना, जैसे पाठ्यक्रम कैसा होगा या किताबें कैसे उनको मिल सकती हैं? इसमें बहुत एक मूल बात कही गई है कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक पूरा प्रयास किया जाए, कक्षा 8 तक, अगर वो मदर टंग, होम लैंग्वेज में यदि इसका प्रचार प्रसार होता है तो बच्चा जो सोचेगा, उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की आज हम बात करते हैं, बच्चे को हम बात करते हैं कि बच्चा क्लास 1, 2, 3, क्लास 3 तक वो प्रकृति से जुड़ सके, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सके,
ये चीज़ें उसमें विकसित हो पाएंगी। और बल्कि मैं तो कहूँगा वो सपना भी अपनी मातृभाषा में देखेगा और साकार भी मातृभाषा में कर सकेगा। तो इसको आगे कक्षा 8 तक बढ़ाने की बिल्कुल, योजना कक्षा 8 तक इसकी योजना की गई है। इसमें यहाँ तक प्रावधान किया गया है कि बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत आसपास के राज्य भी समझौता कर सकते हैं कि वहाँ के शिक्षक यहाँ आके इन बच्चों को उस भाषा के यदि बाहुल्य है तो उनको उस भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। जी रचना जी, अभी हम इसके बाद में बात कर रहे थे कि ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे थे, तो उससे पहले मैं कहूँगा कि जैसे कहा कि बच्चे मातृभाषा में सीखते हैं। अब 3 साल का जो बच्चा तो बहुत छोटा बच्चा होता है, और ये कहा गया है कि माँ प्रथम पाठशाला है, तो बच्चा मतलब माँ के सानिध्य में अच्छा सीखता है। हम कह रहे हैं कि अब उसको स्कूल में भेजें जी, तो ये कैसे बच्चे के लिए सही रहेगा? देखिए, जो रिसर्चेज हैं वो ये शो करती हैं कि बच्चे का जो क्यूमुलेटिव ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 86% ऑफ इट ये हो जाता है 6 साल की उम्र तक। और दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो आइडियल एज है वो 2 से 8 साल है। हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो ये सारे का सारा जो डेवलपमेंट का पीरियड है उसको हम उसमें घर में ना उसको रखकर अगर स्कूल में लाते हैं तो घर जैसे वातावरण, घर जैसे वातावरण में ही लाते हैं। और जैसा अभी सर बता रहे थे कि वो 3 साल तक जो शुरू के 3 साल हैं उसमें उसने आंगनवाड़ी में रहना है, प्रेपरेटरी स्कूल्स में रहना है, बाल वाटिका या आश्रमशाला में रहना है, तो वो एक बड़ी जॉयफुल लर्निंग होगी, उसमें कोई बर्डन नहीं है, वो लर्निंग विदाउट बर्डन है। और फिर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एज है जो 3 इयर्स की एज है स्कूल गोइंग की, ये सभी जगह के लिए सभी कंट्रीज में तरह से एक्सेप्ट की जाती है। और हम लोगों ने जो एनईपी में हम जो देख रहे हैं उन्होंने व्यवस्था ऐसी की है कि खेल खेल में बिल्कुल एक्टिविटी ओरिएंटेड है। बच्चों को आप शेप्स सिखाएंगे, कलर सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान कराएंगे, उनका जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको सिखाई जाएगी और एक तरह की जॉयफुल लर्निंग होगी। लोकल टू वोकल एक जैसा आपने दिया था हाँ बिल्कुल, लोकल टू वोकल। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, Local to पपेट्री global है, metric ग्लोबल, बिल्कुल पपेट्री है, तरह तरह की आर्ट्स हैं। तो बच्चा वो जब चीज़ें सीखेगा तो वो बड़े एक जॉयफुल लर्निंग, उसके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और हमारे को ये भी मानना पड़ेगा कि बच्चे अपने साथ एक एक्सपीरियंस का भंडार लेकर आता है। हम लोग सोचते हैं कि वो एक एम्प्टी जगह है और हम ही सब कुछ भर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस अपने घर से लेकर आता है वो उसको भी एमालगमेट कर पाएगा वो स्कूल एजुकेशन के साथ। जी, और जैसे ड्रॉप आउट रेट है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, उसको हमें 100% करना है। तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि उनमें पपेट्री है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो बच्चों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी हैं या आगे स्कोर बढ़ाया जाएगा? नहीं, उसके जैसे लिए कि तो बच्चे स्कूल आए, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, बच्चे की आर्थिक या सामाजिक ऐसे परिवेश में बच्चा रहता है, तो उनको किस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रॉस एनरोलमेंट होता है और दूसरा ड्रॉप आउट होता है। बच्चे ने एनरोलमेंट अपना करवा लिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होके या परेशान होके या किन्हीं भी परिस्थितियों में उसने स्कूल को छोड़ दिया। तो ग्रॉस एनरोलमेंट के लिए अभी फ़िलहाल हमारा 89.7% पर हम लोग हैं, बिल्कुल प्राथमिक लेवल पर। और ये 2030 तक ये माना जा रहा है कि हम इसको 100% कर पाएंगे। लेकिन चैलेंज क्या है? ड्रॉप आउट, कि बच्चे बीच में ना छोड़ जाएं। उसके लिए 3-4 चीज़ों की बातें हैं। एक तो जो आर्थिक और पिछड़े वर्गों से बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स की व्यवस्था है, उनके लिए अभी भी चल रही है, मिड डे मील्स चल रहे हैं और बहुत तरह के उनके लिए जैसे टैबलेट्स हैं और तरह तरह की किताबें, इन सब चीज़ों को हम लोग दिया ही करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर आपने स्कूल के अंदर टॉयलेट्स नहीं आपके पास प्रॉपर हैं, आपके पास बैठने के लिए क्लासरूम्स नहीं हैं, तो भी बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करते, परेशानी महसूस करते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपके पास हर लेवल पर एक रेगुलर टीचर ज़रूर होना चाहिए। 2 क्लास तक तो वो पढ़ा, लेकिन तीसरी क्लास से हमारे पास अध्यापक का इंतज़ाम नहीं है, तो फिर वो ड्रॉप आउट को प्रमोट करता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनईपी के अंदर आई है वो ये है कि कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग है बच्चे की, हर लेवल पर उसको ट्रैक करना है। उसने एडमिशन ले लिया हमने, उसके बाद फिर वो स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो कितना लर्न कर रहा है, तो हम किस हद तक उसको सक्षम मान सकते हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। तो ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको सुविधाएं देना और बुनियादी सुविधाएं स्कूल में देना और साथ में ट्रैकिंग करना, तो ड्रॉप आउट रेट डेफिनेटली इससे डाउन होगा। जी रणवीर जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि अब हमने जो यहाँ हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसमें शैक्षणिक के साथ में जो शारीरिक है या जो हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण है, ये भी साथ साथ चल रहा है। तो फिर इस प्रकार से मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? अभी देखिए, हमारी अभी तक की जो व्यवस्था है
अभी तक की व्यवस्था में ज़्यादा हमने पढ़ाई पे जोर दिया था। नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ साथ सिखाने पे भी जोर दिया गया और सिखाने के लिए हमारे सारे सिस्टम है कि जो अभी CBSE ने भी अभी नीति के हिसाब से, नई शिक्षा नीति के हिसाब से सारा सिस्टम लागू कर दिया है और इसको सेमेस्टर प्रणाली के तहत टर्म 1 और टर्म 2 में कर दिया है जी। और अब टर्म 1 का एग्जाम 50% सिलेबस कोर्स जो है पहले टर्म 1 में आएगा और फिर टर्म 2 में रिमेनिंग 50% आएगा और उस 50% में भी ये निर्धारित है कि 40 मार्क्स का ही थ्योरी का पार्ट रहेगा, बाकी जो है हमारी इंटरनल जो एक्टिविटीज़ है, प्रोजेक्ट्स है, हमारे प्रैक्टिकल्स है और बच्चे का और फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो उसके हिसाब से रहेगा और असेसमेंट के लिए जहाँ की उसकी प्रणाली जो बनी हुई है उसके हिसाब से ही होगा। मेरा इसमें मुख्य बात पे ये है कि जो हम अभी तक की जो सोच में एक व्यक्तिवाद की सोच को लेके चलते हैं कि मेरा बच्चा मैं उसको पढ़ा लिखा दूं बढ़िया से और उसको एक IITian बना दूं या मेडिकल नीट के थ्रू उसको मेडिकल में भेज दूं और वो एक बहुत बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी में जाए या बड़े कंसर्न में काम करे और मेरी सारी भौतिकवादी व्यवस्थाओं को पूरी करे और अपनी भी पूरी करे जी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जिस व्यक्ति को यहाँ की इस व्यवस्था से पढ़ लिख के आगे जाना है उसके अंदर ये व्यवस्था सोचना भी होगा कि मैं अपने समाज के लिए, अपने उस कस्बे के लिए, गांव के लिए और उस राज्य के लिए, उस देश के लिए क्या करूं, इस भावना को विकसित करने के लिए उसमें समाहित किया गया है जिससे कि वो फिर देश के प्रति भी सोचे। अपने लिए तो सभी जीते हैं परंतु देश के लिए भी। बिल्कुल। संजय जी, निपुण योजना के बारे में आपसे पूछना चाहिए। निपुण के बारे में देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है, निपुण भारत की कल्पना की जा रही है जिसमें नेशनल इनिशिएटिव है डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग एंड न्यूमरेसी की बात हो रही है। देखिए, अभी तक हमारे जो रिपोर्ट्स आया करते थे, हम सुनने को आता था कि बच्चा कक्षा 3 में है लेकिन 2 क्लास के कक्षा 2 की चीज़ें पढ़ नहीं पा रहा है और नंबर्स नहीं लिख पा रहा है इत्यादि इत्यादि। यानी देखा जाता था कि बच्चा हायर क्लास में तो है लेकिन उसके कई लोअर क्लास तक की उसका अचीवमेंट नहीं हो पाता था। तो कहीं ना कहीं खामियां पाई गई। अब यहाँ जोर दिया जा रहा है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ पढ़ना ही नहीं समझ में भी आना चाहिए। एक न्यूमरेसी की बात होती थी, इसी के साथ साथ इसका एक मेंटल मैथमेटिक्स में कहीं चले जाए कि स्किल डेवलपमेंट में आमतौर में समाज में हम देखते हैं कि जो बच्चे एक ऐसे व्यवसाय में जुड़े हैं जहां उनको काम करना पड़ता है वो बड़ी अच्छी गणित लगा लेते हैं। मान लीजिए हम सब्जी ही ले रहे हैं और हमारे घर के बच्चे जो नित्य प्रति स्कूल जाते रहते हैं उनको वो फंक्शनल न्यूमरेसी नहीं आती है। जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ बीच में। एक और बात है कि जैसे कक्षा 6 से कौशल विकास की बात है। कौशल विकास के बारे में एक बहुत ही एक दिलचस्पी इसमें एक व्यवस्था में कायम की जा रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग, कौशल विकास, यानी कि एक व्यवसायी की का एक एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है कि बच्चे हमारे क्लासेस 6 से 8 तक के इनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा जिसको हम कहते हैं बैगलेस डेज। एक कल्पना कीजिए, लगभग ऐसे 10 दिन इनके पास साल भर में ऐसे होंगे जब ये अपने समाज से ही, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे मेसन हो, उनके साथ रह के कुछ वो कला कौशल को सीखेंगे और संभावनाएं तलाशी जाएंगी कि कैसे ये इसमें आगे का चाहे तो प्रोफेशनल स्तर पे लेके जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। मैंने देखा कि जो अभी एक शोध है या कुछ समाचार इस तरह से थे कि जो विदेशों में अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करेंगे, 18 से 24 वर्ष के जो युवा हैं वो 50 से 70% के बीच में है और हमारे देश में ये जो अभी आज तक का जो आंकड़ा है लगभग 5% है। तो इसको लगभग 50% तक करने का विचार है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये बढ़ जाएगा। इसकी शुरुआत यहीं से होगी। अब तो CBSE ने भी क्लास 9th एंड अपवर्ड से स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए थे 6 सब्जेक्ट। तो हमारा ये जो एक्सपोजर क्लास 6 से 8 तक के बीच में हो रहा है, इसमें बच्चे आकर्षित होंगे अपने एप्टीट्यूड, अपने झुकाव के अनुसार, अपने स्किलिंग एबिलिटीज़ के आधार पे वो अपना कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं आगे चल के और उसमें निपुणता हासिल करें और देश को निपुण बनाएंगे। बिल्कुल। रचना जी, अभी जैसे एक तो शारीरिक शिक्षा की बात हुई, अब तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज की बात हो रही है, सब्जेक्ट्स की हम बात करें कि सीमाओं के परे
जैसे आर्ट्स में, साइंस में, वाणिज्य में, एक दूसरे में कोई भी विषय बच्चा ले सकता है। लेकिन समस्या आती है कि ऐसे में मैनेज कैसे करेंगे बच्चे, किस प्रकार से कि वो बच्चा वहाँ भी पढ़ रहा है, यहाँ भी पढ़ रहा है, तो पहले तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे उनको, तो इस तरह से कैसे की व्यवस्था की जा सकती है? देखिए, ये जो 10+2 की प्रणाली को रिप्लेस करके 5+3+3+4 वाली जो प्रणाली लाई गई है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट की बाउंड्रीज थी उनको हटा दिया गया है। पहले होता था कि जो आर्ट्स पढ़ रहा है वो केवल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, अब ऐसा नहीं है। आर्ट्स के भी पढ़ सकता है, साइंस के भी पढ़ सकता है, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले भी हो सकते हैं, वोकेशनल भी हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग एक समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हमारे को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना है, कंप्लीट इंडिविजुअल बनाना है, उन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं रखना है जिनमें हम लोगों ने अभी तक बच्चों को रखा है। क्योंकि जो व्यक्ति एक काम करता है वो सिर्फ एक ही काम तक जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही कंपार्टमेंट में नहीं रहना होता, उसको आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए वो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी तरह के जो भी विषय पढ़ना चाहता है और उनको आगे जाके हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करना चाहता है, इसके लिए ये परिकल्पना की गई है। जी, रणवीर जी, बात ये आई यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री की बात आई। अब एक बच्चा है कि उसने कोर्स ज्वाइन किया, अपना कोर्स शुरू किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे कोर्स में चला गया। अब यहाँ पर विद्यालयों की बात करेंगे, पाठ्यक्रम की बात करेंगे, लेकिन साथ ही जो परीक्षा की बात है, जो मूल्यांकन होता है, तो वहाँ पे समस्या नहीं आएगी? एक क्रेडिट बैंक की जो एक एकेडमिक क्रेडिट डिपॉजिटरी की बात करते हैं, तो उसमें ये सब व्यवस्थाएं हैं। हाँ जी। और जब वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, तो जब तक वो अपना 1 साल का कोर्स किया, उसका अपने पास रखा हुआ और उसके निर्धारित है 1 साल के लिए डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर डिग्री है, तो उस स्टेप पे जब जाता चला जाएगा तो उस पर वो अपने आप जरूर उस बात का फ़ायदा मिलेगा कि उसने जितने कोर्स किए हैं और उस हिसाब से उसको उस कोर्स करने का 1 साल में ख़त्म किया तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया, तो जिस लाइन में वो आगे जाएगा उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। अब पहले क्या होता था कि एक बीच में उसने 2 साल पढ़ाई करी, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ अब वो 2 साल की पढ़ाई उसकी बेकार हो गई, परंतु ये पढ़ाई उसकी काम आई। तो ये उसके पास एक अपने जो एकेडमिक उसकी रिपोजिटरी है उसमें रहेगा। दूसरी बात मैं आपसे जस्ट इसमें ऐड करना चाहूँगा, पिछले 4 सालों से देश के प्रधानमंत्री जी, और वो भी ऐसे देश के जो 135 करोड़ की आबादी वाला देश और विभिन्न संस्कृति, सभ्यता, समुदाय सबसे जुड़ा हुआ है और गरीब अमीर सब लोग शामिल है, हमारे देश के बच्चों से पूरा 1 दिन देते हैं जी, देश के बच्चों को जी, और उनसे मुखातिब होते हैं जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी बात करता हूं तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, फिर अभी शिक्षक पर्व में भी, और इतनी सारी बातें कही है, तो मैं मान के चलता हूं कि इस पे चिंतन मंथन जो हुआ है वो बहुत बेहतरीन है और सकारात्मक। जी, आपकी बिल्कुल बात सही है, हमारे पास थोड़ा समय कम है। संजय जी, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की जैसे कि बहुआयामी, जिसे आजकल हम कहते हैं 360 डिग्री। अभी तक हम क्या करते थे, एक कालखंड का इम्तिहान, एक नजरिए से बच्चे को देखना और वहीं से आकलन कर देना, लिख वो उसका पोर्टफोलियो का काम भी करेगा। बिल्कुल। इसमें क्या होगा, पीयर असेसमेंट है, बच्चे आपस में भी एक दूसरे को अपने इंडिकेट करेंगे कि बच्चा कैसा है, टीचर बेस्ड है, सेल्फ असेसमेंट है, ये सारी बातें इसमें निहित हो जाएंगी। तो एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का जिसमें कि एक स्वरूप तैयार हो सकेगा। ठीक है संजय, हमारे पास समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने हमारे दर्शकों को नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी और अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दूरदर्शन देहरादून की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होकर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।